Hello friends, my name is Sumit. I hope you're doing well. In this video, I'm going to talk about why some countries follow multiple time zones and why some countries like India, China follow only one time zone. What is the significance of time zone? I'm also going to talk about daylight saving. Uh, I'm going to talk about how we can estimate the approximate local time of any town, city, village, country, district just by merely looking at the longitude. So I'm going to talk about those things. I'll try to make this video as interesting, as informative as possible. So without wasting much of your time, let's get started. The motivation of this making this video is some actually a few days ago I suddenly appeared in my Dadiji's room. So she was watching KBC show. So promptly she asked, "Hey, come on, quickly answer this question." सो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा वीडियो को मैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो समझ आ सके। तो क्वेश्चन ये था कि इन 4 कंट्रीज़ में से कौन सी एक वो कंट्री है जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स फॉलो करती है। ऑप्शंस में यूके था, रशिया था, यूएसए था और चाइना था। तो इमीडिएटली मैंने उनको बोल दिया कि इसका आंसर तो यूके है। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था, बट मैंने सिर्फ अपना लॉजिक यूज़ किया और मैं गलत था। उसका सही जवाब चाइना था। चाइना सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो करता है, जैसा मैंने आपको बताया इंडिया की तरह। यूके सरप्राइजिंगली 9 टाइम जोन फॉलो करता है, जस्ट टू शॉर्ट ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रशिया। रशिया फॉलोज 11 टाइम जोन्स। यूएसए से भी ज़्यादा फॉलो करता है यूके। तो क्यों मैंने ये सरप्राइजिंगली वर्ड यूज़ किया, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, चाइना एक टाइम जोन फॉलो करता है, स्टिल दैट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट यूके 9 टाइम जोन फॉलो कैसे कर सकता है? Why I was so surprised. So this video is about that only. But before I embark on why I got surprised, it is imperative for me to set the right setup and tell you few basic things. Okay, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। अब मुझे बेसिकली अर्थ जो है वो नियरली स्फेरिकल शेप में है, तो मेरे पास ग्लोब तो नहीं है। तो आई गॉट दिस अर्थन पिक्चर which should do the job for me. Sorry, so this is not completely of spherical shape, so please bear with me this time. So we all know that अर्थ, हम सबको पता है जो अर्थ है वो रोटेट करता है आपका वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। अब मैं आपको बोलूँ कि सर्कल पे स्टार्टिंग सर्कल का सबसे ईस्टर्न मोशन बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि सर्कल तो स्फेरिकल शेप में है। हम बता ही नहीं सकते कि सर्कल का सबसे वेस्टर्न पोर्शन पॉइंट क्या है, सबसे ईस्टर्न पोर्शन पॉइंट क्या है और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि वो तो गोल है। कोई नॉर्थ पोल को कहेगा कि ये सबसे उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कोई उसके साउथ पोल को कहेगा कि वो उसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए होगी ना। अगर मैं कोई डॉट लगा दूंगा या कोई लाइन खींच दूंगा, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट में पूछता हूँ कि इस लाइन की रिस्पेक्ट में या इस डॉट की रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इसके वेस्ट में है या इसके ईस्ट में है या इसके ईस्टर्न मोशन पॉइंट पर है। कुछ रेफरेंस तो चाहिए होगी ना। उस रेफरेंस को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जैसे कि अब ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो अब मैंने ये मान लीजिए ये एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, ठीक है, और सॉरी मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ये सन है, ठीक है। अब सन मूव नहीं करता है, अर्थ जो है सिर्फ अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ओनली अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट। सो सन यहाँ पे है। अब सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट गिर रही हैं, कुछ उसकी जो तिरछी रेज हैं वो ऑब्लिक रेज यहाँ पे आ रही हैं, स्लैंट रेज, और कुछ स्लैंट रेज इस पोर्शन पर आ रही हैं। और ये इस वाले रीजन में, क्योंकि ये बिल्कुल सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज आ रही हैं। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि दोपहर के 12 के करीब बजे होंगे लोकल टाइम। यहाँ पे तिरछी आ रही हैं रेज थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे सुबह के 6-7 बज रहे होंगे। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो कंट्रीज होंगी, दे
दे वुड नॉट हैव विटनेस्ड सनराइज टिल नाउ। यहाँ पे सनराइज हो रहा होगा, राइट। तो अब जैसे धीरे धीरे जब ये रोटेट करेगा तो अब मान लीजिए ये मैंने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन अपने मैप पर ड्रॉ कर दी, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस इमेजिनरी लाइन के आप देखोगे ठीक जो बगल में कंट्रीज हैं, ये वाली कंट्रीज, ये मैं मान के मैंने जैसा कि जो एक वर्ल्ड में जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं वो यही है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के जो ठीक वेस्ट में कंट्रीज हैं वो हम मान के चलते हैं कि वो अर्थ की ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज हैं या ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं, ईस्टर्न मोस्ट ओवरसीज टेरिटरीज हैं किसी और कंट्रीज की। और वो कंट्री सबसे पहले विटनेस करेंगी नए दिन को। इंटरनेशनल डेट लाइन के, ये मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन है, मान लीजिए पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में वो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। पैसिफिक ओशन में इंटरनेशनल डेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट नहीं है, मैं इस पर भी आऊँगा कि वो स्ट्रेट क्यों नहीं है। एक्चुअली टॉपिक ही सारा उससे रिलेटेड है, ये सब कुछ रिलेटेड है। मैं जो भी आई एम गोइंग टू टॉक ओनली रेलेवेंट थिंग इन दिस वीडियो। मैं कुछ भी बेकार की बात नहीं करूँगा जो आपको बेवजह कंफ्यूज करे, जो जहाँ मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पर मुझे सेपरेटली 20 मिनट लगाने पड़ेंगे, मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं करूँगा। ये आइडियल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज इस आइडियल के ऊपर ही पड़ती हैं। इमेजिन करिए कि एक ही कंट्री पर अगर आइडियल क्रॉस कर जाएगा, हम उस पर क्रॉस करवा देंगे, तो सेम कंट्री में जो आइडियल के उसके ईस्ट पोर्शन पे जो लोग रह रहे होंगे और जो उसके वेस्ट पोर्शन में रह रहे होंगे, दे वुड बी विटनेसिंग सेम डिफरेंट डेट्स डिस्पाइट लिविंग इन सेम कंट्री। हाउ chaotic it would be. That's why this ideally it should have been straight, but कुछ कंट्रीज, कुछ आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में इस आइडियल के बीच में आते हैं, तो इसलिए वो आइडियल हमने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ कर रखी है जहां जहां उसके बीच में आइलैंड आए हैं। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। आप ये देखेंगे कि इस मैप में देखिए आइडियल देखिए कैसे वेरी कर रही है, मूव कर रही है, राइट। तो अब ये आइडियल अगर हो गया और कुछ कंट्रीज इसके बिल्कुल ठीक वेस्ट में है और अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अर्थ की जो ईस्टर्न पोर्शन कंट्रीज होंगी वो सबसे पहले सनराइज को विटनेस करेंगी। इसके जो ठीक वेस्ट में होंगी उनको थोड़ा टाइम लगेगा सनराइज होने में, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले ईस्टर्न पोर्शन वाली कंट्रीज को सनराइज विटनेस होगा। मैं बचपन में अक्सर सुनता था कि सिडनी जो था वो न्यू ईयर को जल्दी सेलिब्रेट कर लेता था सबसे पहले तो हम गलत बोलते हैं, न्यूज़ वाले बोलते थे, ये मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं आजकल, वो बोलते थे कि सिडनी सबसे पहले सेलिब्रेट करता है न्यू ईयर को। ये गलत है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में, या मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ सुबह हो रही है, कुछ कंट्रीज यहाँ पे भी तो होंगी ना, जब ये यहाँ रही होंगी, ये पैसिफिक आइलैंड कंट्री, सबसे पहले इन्होंने सनराइज विटनेस किया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल के वेस्ट पे हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इधर है, लेकिन हाँ, सिडनी इज़ वन ऑफ दोज फ्यू मेजर सिटीज़ जो सबसे पहले सेलिब्रेट करती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के इधर जाएंगे तो आपको इंडिया दिखाई देगा, तो इंडिया न्यू ईयर थोड़ा लेट सेलिब्रेट करता है, अफ्रीका और लेट करता है, और यूएसए तो सबसे लेट करता है, राइट, क्योंकि यूएसए बिल्कुल कंट्री वर्ल्ड के मैप में वो आप कह सकते हो थोड़ा वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है। एक्सट्रीम वेस्ट पे तो वो भी नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ और कंट्रीज हैं जो आइडियल के ठीक ईस्ट में हैं। हवाई को ही ले लीजिए, हवाई ठीक उसके ईस्ट में तो नहीं है, लेकिन हवाई यूएस से जो मेन लैंड है उसके भी आपके वेस्ट में पड़ता है। तो हवाई को सनराइज सबसे लेट विटनेस होता होगा। अब तक मैंने अगर आपको जो बताया, अगर आपको समझ में आया तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि इफ़ यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली, अगर आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों कंट्रीज डिफरेंट टाइम जोन फॉलो करती हैं। अब आप ये देखिए कि रशिया का स्ट्रेच ज़्यादा है वेस्ट टू ईस्ट, और फिलीपींस आप देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट पे, इसमें फिलीपींस का जो स्ट्रेच है वो नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है, उसके वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा फैला हुआ है नहीं फिलीपींस। और इंडोनेशिया को देखिए, इंडोनेशिया थोड़ा सा ईस्ट टू वेस्ट में थोड़ा सा फैला हुआ है। रशिया को देखिए, रशिया का स्ट्रेच देखिए जनाब आप, कितना ज़्यादा वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। तो इसका मतलब जब रशिया का स्ट्रेच वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा फैलेगा, तो यहाँ पे जो उसका ईस्टर्न पोर्शन होगा रशिया का, और जो सबसे वेस्टर्न पोर्शन होगा, उन दोनों के बीच में कितना फर्क होगा। इन वालों को तो
जब इनको जब सनराइज पहली सूरज की किरणें पड़ेंगी यहाँ पर, उस वक्त रशिया में, जैसे ये व्लादिवोस्तोक की मान लीजिए और दूसरा पोर्शन यहाँ मान लीजिए मॉस्को, तो व्लादिवोस्तोक में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे गर्मी के वक्त, हो सकता है उसी वक्त 12-1 बज रहे हो मॉस्को में, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब एक ही कंट्री में टाइम डिफर होगा। तो एक कंट्री में अगर आप एक ही टाइम जोन फॉलो करेंगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। परेशानी का मेरा मतलब सिर्फ इससे है कि मान लीजिए आपको कोई स्टेट एग्ज़ाम लेना है, कोई यूनियन गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है, जैसे हमारे मेडिकल एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम। इसी तरीके से मान लीजिए रशिया में भी कोई उनका मेडिकल का एग्ज़ाम है और डिसाइड ये हुआ कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई सुबह 9 बजे पेपर लिया जाएगा। अब जो लोग रशिया के ईस्टर्न पोर्शन में होंगे, उनके एडमिट कार्ड पर तो लिखा होगा 9 बजे पेपर, एंड दे वुड बी गिविंग पेपर, उनका जो लोकल टाइम होगा उसके हिसाब से पेपर दे रहे होंगे करीब 12-1 बजे, 12 बजे या 11:30-12 बजे। एंड इमेजिन पीपल who are on the westernmost portion of Russia, they would be giving their exam around 6:30, 7 o'clock or 5:30 in the morning. So they have to wake up very early. अगर देश में इलेक्शंस होने हैं, आप इलेक्शन कमीशन उनका बोलेगा कि भाई 11 से 4 की वोटिंग रखो, और जो लोग वेस्टर्न पोर्शन में रह रहे होंगे बिल्कुल, उनके लिए तो वो इफेक्टिव टाइम उनका क्या होगा, 6:30 से 12-1 बजे, उनके लिए टाइम अलग। ना ही ये सिर्फ केओस पैदा करेगा, क्योंकि उनको अपना टाइम उस हिसाब से कैसे एडजस्ट करेंगे, उनको नहीं पता कि कितने घंटे का डिफरेंस है, क्या है। सिर्फ केओस ही पैदा नहीं करेगा बल्कि इनकन्वीनियंस भी पैदा करेगा, क्योंकि दे हैव टू वेक अप अर्ली ऑल्सो। यही रीज़न है कि इंडिया का आप देखोगे, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, आप मैप में देख पा रहे हो, इंडिया में देखो, इंडिया का भी स्ट्रेच काफ़ी अच्छा खासा है, गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी आगे तक फैला हुआ है बांग्लादेश की वजह से। तो उस वजह से नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि यार हमको तुम्हारी वजह से जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, और वो टाइम हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज़ GMT प्लस 5 hours and 30 minutes। आई विल कम टू दैट कि वो GMT क्या होता है और ये 5:30 कैसे डिसाइड हुआ। तो अगर अगर अलग अलग, अब तो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने, तो बेसिकली रशिया का जो वो स्ट्रेच है उसमें उन्होंने, आई शो यू, सो दिस इज द स्ट्रेच, ओके। सो इस इतने स्ट्रेच के लिए उन्होंने एक टाइम जोन बना दिया, इतने स्ट्रेच के लिए ये बना दिया, इतने स्ट्रेच के लिए, इतने स्ट्रेच के लिए, ऐसे उन्होंने 11 टाइम जोन बना दिए, ठीक है। और ये बोल दिया कि अगर आप इस स्ट्रेच के अंदर रह रहे हो तो यू विल फॉलो दिस टाइम, यू विल अदरवाइज यू विल फॉलो दिस टाइम, अदरवाइज यू विल फॉलो दिस टाइम। सो दे हैव 11 टाइम जोन्स, एंड द रीज़न इज क्योंकि उनका वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच ज़्यादा है। मैंने यूके आंसर इसलिए बोला ऑप्शन ए उस क्वेश्चन का, क्योंकि यूके का आप स्ट्रेच देखोगे वो हमारे उत्तर प्रदेश जितना उनका स्ट्रेच है, पूरे एंटायर यूनाइटेड किंगडम का जो स्ट्रेच है। यूके फॉलोज 9 टाइम जोन्स। उसका कारण ये है कि यूके की कुछ ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं। हमारे कोच साहब बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि उनकी कॉलोनीज पूरे विश्व भर में फैली हुई थी पहले। तो आज भी ब्रिटिश की कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं, कुछ इंडियन ओशन में है, कुछ पैसिफिक ओशन में होंगी, कुछ अटलांटिक ओशन में भी हैं, मुझे पता है। इंडियन ओशन में जैसे चैगोज आइलैंड है, आपके इधर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी उनकी कुछ टेरिटरीज हैं। तो उनकी ओवरसीज टेरिटरीज को देखते हुए, उनको अकाउंट करते हुए, दे हैव डिसाइडेड टू फॉलो 9 टाइम जोन्स। अदरवाइज वैसे तो यूके की ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। इंग्लैंड विच इज़ पार्ट ऑफ यूके फॉलोज ओनली 1 टाइम जोन, लेकिन यूके की टेरिटरीज बाकी जगह भी होगी तो दे फॉलो 9 टाइम जोन्स। चाइना, हाँ, चाइना का जो स्ट्रेच है वो यूएस से जितना है, तो अगर यूएस से 6 टाइम जोन फॉलो करता है तो चाइना को भी अच्छे कम से कम 3-4 टाइम जोन फॉलो करने चाहिए। लेकिन चाइना फॉलोज ओनली 1 टाइम जोन। चाइना यूज टू फॉलो 5 टाइम जोन्स। In 1949, their supremo, CPI, this Communist Party supremo Mao Zedong decided to reduce time zone from 5 to 1 to strengthen the unity and aligned it with the Beijing's local time. तो जो बीजिंग से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता था उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बना दिया ताकि कंट्री थोड़ी यूनिफाइड रहे। तो जाहिर सी बात है इनकन्वीनियंस तो उनके वहाँ के लोगों को होती ही होगी। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग डिमांड करते हैं कि भाई सेपरेट एक अलग से टाइम जोन बना दीजिए, हमारा हमको इनकन्वीनियंस होती है। मैंने आपको बताया उसका रीज़न, राइट।
तो ये तो हो गया टाइम जोन, ठीक है। तो चाइना रिड्यूस इट्स टाइम जोन फ्रॉम 5 to 1 जब उनको आज़ादी मिली 1949 में, 1949 में। तो चाइना भी एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। करेक्ट आंसर इज चाइना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे लाइट सेविंग। हम सबको पता है कि डे लाइट सेविंग, हम सबको पता है कि समर्स में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और विंटर्स में उल्टा होता है, आपकी रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। इफ़ यू आस्क मी द रीज़न फॉर इट, आई हैव टू स्पेंड अनदर 5-10 मिनट्स ऑन इट। 5-10 मिनट अलग से लगेंगे, सो लेट्स स्किप दैट because that is not on my agenda. If you still like me to discuss that, just drop your comment. I might make one short video on that going forward. तो डे लाइट सेविंग में क्या होता है कि अनलेस यू आर लिविंग ऑन इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर के आसपास रह रहे हैं तो उस केस में तो समर हो या विंटर, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। मतलब दिन भी 12, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सर्दियों में भी दिन का उतना ही ड्यूरेशन रहता है, और सर्दियों में भी, गर्मियों और सर्दियों में दोनों ही उतना ही ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि सन की रेज जो है वो, अब देखिए ना, आपको समझा ही देता हूँ। सी, सो बेसिकली दिस इज योर सन, राइट? ओके, सो दिस इज योर सन, ओके, एंड दिस इज इक्वेटर, ओके। सो यहाँ पे देखो अर्थ, क्योंकि स्पेरिकल शेप में है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पोर्शन है, यहाँ से ऐसे कर्व में है ये, लेकिन ये जो बल्ज कर रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से ये सन ऐसे रेज पड़ रही हैं इक्वेटर पे हमेशा। ओके, आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट यू, बिकॉज आई हैव टू देन एक्सप्लेन कि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट हो रखा है, उसकी वजह से अर्थ जब रिवोल्यूशन भी करता है तो उसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की अपेरेंट, मतलब अपेरेंट मूवमेंट बोल रहा हूँ, सन डजंट मूव, बट अपेरेंटली हमेशा लगता है कि सन मूव्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन एंड इट्स टिल्ट अप टू, it is tilted at 66.5 degree. तो दैट आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। मैं डे लाइट सेविंग के बारे में बता देता हूँ कि गर्मियों में अक्सर मैंने आपको बताया कि सिर्फ उन कंट्रीज़ को छोड़ दीजिए जो इक्वेटर के आसपास रहती हैं, लेकिन जो कंट्रीज़ हाई लैटिट्यूड पर रहती हैं, हाई लैटिट्यूड नॉर्थ या हाई लैटिट्यूड साउथ, वो कंट्रीज़ डेफिनेटली डे लाइट सेविंग ज़रूर करती होंगी। जैसे कि यूएसए इंडिया से भी ऊपर लैटिट्यूड पर है, तो वहाँ पर वो समर्स में अपनी क्लॉक को 1 घंटा एडवांस सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर 9 to 6 वर्किंग आवर्स हैं, अभी भी 9 to 6 ही रहेंगे, बस क्लॉक को 1 घंटा, 1 आवर एडवांस कर देते हैं, ताकि वो बिजली की बचत कर सकें। बिजली की बचत होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की बचत होगी। अगर वो 1 घंटा पहले सेट कर देंगे और दिन क्योंकि बड़े हो जाते हैं, सो people would be working more in daylight and they would be using less of their tube lights and several other things. So, and if they would not advance their clocks by 1 hour, then in that case they would be switching on their lights quite soon in the evening. That could be avoided if they advance it. So generally the difference depends कि आप latitude की कौन सी पोर्शन पर हो, आप कितने ऊपर हो इक्वेटर से, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे उसको एडवांस करोगे। तो यूके जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड 1 घंटा आपके जो ग्रीनविच। अच्छा, नाउ आई टेल यू द फाइनल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो कि जैसा मैंने बताया कि हम किसी भी कंट्री का लोकल उसका टाइम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं जस्ट बाय मेयरली लुकिंग एट देयर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने इसमें कैलकुलेट भी किया था। आई वॉज डिस्कसिंग दिस सेम इशू विद माई कज़न, सो ही आस्क्ड मी टू शेड सम लाइट ऑन इट। तो आप देखोगे कि जो न्यूयॉर्क है, बेसिकली न्यूयॉर्क का जो लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट है, राइट। सो बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि ग्रीनविच से एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, वो ग्रीनविच की एक मैरीटाइम हिस्ट्री रही है, तो इसलिए ग्रीनविच इज़ दैट रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हर एक कंट्री का कितना टाइम होगा। वो जीएमटी के रेस्पेक्ट में होता है। तो जो टाइम मान लीजिए
ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड जाएगा उसके अगर कुछ कंट्रीज उसके ईस्ट पोर्शन में होंगी, दे वुड बी लिटिल अहेड इन द डे, और जो कंट्रीज उसके वेस्ट में होंगी दे वुड बी स्लाइटली बिहाइंड द डे टाइम, ठीक है। सो मान लीजिए अब हमें पता है कि और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जब डिफरेंस आता है तो 1 घंटे का फ़र्क आता है। तो अब आप देखेंगे कि इंडिया का जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने डिसाइड किया है, वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न पोर्शन से डिसाइड किया है। मतलब 82.5 डिग्री ईस्टर्न पोर्शन हमने उसको उसका रेफरेंस पॉइंट दिया है। और ग्रीनविच मैंने रेफरेंस बोला है तो वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से इंडिया का जो हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है, एक ही टाइम जोन जो लिया है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, और मैंने बोला 15 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क आता है। तो अगर आप 82.5 डिग्री को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो दैट वुड कम 5.5। सो दैट्स वाई जितना टाइम ग्रीनविच में होगा, ग्रीनविच एक सिटी है यूके में, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उसका 5.5 आप ऐड कर दो, इंडिया का टाइम वो आ जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर 5.5 मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो इंडिया में उस वक्त 5:30 बज रहे होंगे, इंडिया का जो क्लॉक 5:30 दिखा रहा होगा। और लंदन का जो टाइम होगा वो होगा दोपहर के 12 बजे। अब आप जाहिर सी बात है अगर आप न्यूयॉर्क में देखेंगे तो न्यूयॉर्क में सुबह के कुछ बज रहे होंगे 7-8। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइम जोन है। मान लीजिए न्यूयॉर्क का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क का जो आप देखेंगे उसकी पोजीशन है, उसका लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट। सो लॉन्गिट्यूड आप देखोगे, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से क्रॉस करता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो जितनी कंट्रीज उसके वेस्ट में होंगी वो डे से पीछे होंगी, थोड़ा टाइम पीछे चल रही होंगी, और जो उसके ईस्ट पोर्शन में होंगी वो उस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज लाइक करती हैं उनकी रिस्पेक्ट में वो थोड़ा दिन से आगे बढ़ रही हो, वहाँ पे थोड़े दिन के थोड़े ज़्यादा टाइम हो रहा होगा वहाँ पे, दे वुड बी लिटिल अहेड इन द डे टाइम, राइट। तो इसी तरीके से 74 डिग्री वेस्ट है, 74 डिग्री वेस्ट लाई करता है आपका ये न्यूयॉर्क। और इंडिया 82.5 डिग्री मान लीजिए इलाहाबाद, लगभग इलाहाबाद से क्रॉस करता है आईएसटी लॉन्ग, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड है वो इलाहाबाद से क्रॉस करता है। तो इलाहाबाद का मान लीजिए 82.5 डिग्री ईस्ट है और न्यूयॉर्क का आप 74 डिग्री वेस्ट है। तो अगर भारत में 5:30 बज रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि न्यूयॉर्क में जब इंडिया में शाम के 5:30 बजते होंगे तो न्यूयॉर्क में कितना टाइम होता होगा। दिस आई कैन टेल यू। आप कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए 5:30 तो इधर का तो गैप आ ही गया, उसका न्यूयॉर्क और ग्रीनविच के बीच का टाइम का गैप और आपको ऐड करना है। वो कैसे करेंगे? 74 को अगेन डिवाइड बाई 15। तो अगर आप 74 को डिवाइड बाई 15 करेंगे तो दैट वुड बी 4.933, राइट। सो 4.933 तो मतलब 4.933 आवर्स का डिफरेंस होगा ग्रीनविच और इसके बीच में, क्या नाम है ये, अरे ये न्यूयॉर्क, ठीक है। तो लगभग 5 ही घंटे लगा लो, 4.93 मतलब लगभग 5, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 5 आवर्स ये और 5.5 इंडिया के। तो इंडिया और बेसिकली इलाहाबाद और न्यूयॉर्क के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा, क्योंकि हम फॉलो करते हैं वो टाइम जो इलाहाबाद से क्रॉस करता है लॉन्गिट्यूड, तो पूरे इंडिया की जो क्लॉक टाइम होगा, और जो क्योंकि न्यूयॉर्क आपका ईस्टर्न पोर्शन में पड़ता है तो उनका जो ईस्टर्न जिसको हम बोलते हैं ईएसटी, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएसए, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन क्लॉक टाइम, उनके बीच में लगभग 10.5 घंटे का फर्क होगा। तो इसी तरीके से अगर शाम के, अगर मान लीजिए 10:30 5:30 शाम के यहाँ बज रहे हैं, तो उस वक्त न्यूयॉर्क में कितने बज रहे होंगे आप बताइए मुझे। वहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 7, क्योंकि 7 5 12 और 12, हाँ सुबह के 7 बज रहे होंगे। जैसे अभी अगर आप देखेंगे, अभी मान लीजिए 3 बज रहे हैं, अभी मैं 3 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ, अभी 3 बजे, सुबह 3 बजे बना रहा हूँ, तो अभी 3 AM हो रखा है इंडियन क्लॉक में। तो 10.5 घंटे आप पीछे चले जाइए, तो 9 घंटे, तो ये 3 घंटे तो इसको हटा दीजिए, 12 तो ये हो गए 12 मिडनाइट। तो अगर आज 23 नवंबर
2021 को 3 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो न्यूयॉर्क में जो टाइम होगा वो मेरे हिसाब से हो रहा होगा आपका लगभग लगभग 4:30 मतलब 4:30 PM ऑफ दिस 22 नवंबर, और यहाँ पे 23 नवंबर 3 AM है, वहाँ पे होगा 4:30 PM न्यूयॉर्क का टाइम। तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ आपने लॉन्गिट्यूड देखना है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आई हैव ट्राई टू टच अपॉन फ्यू थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, it reminds me of one funny story. I was traveling from Chennai to New Delhi in 2012, 9 years ago. And so when I reached home, and one of my batchmate, she asked me, I hope you didn't face any jet lag. And she was quite serious in asking such question. So I got little amused. Of course, not for this reason that there is not much distance between Delhi and Chennai. There is one more reason also. You don't get jet lag when you travel from north to south or south to north. You get jet lag when you travel from west to east or east to west. You getting my point? For the same reasons I just discussed. जो मैंने अभी आपको सारी कहानी बताई, इस रीजंस की वजह से ही जेट लैग हमेशा तभी महसूस होता है जब आप वेस्टर्न से ईस्टर्न पोर्शन मूव करते हैं या ईस्टर्न से वेस्टर्न पोर्शन मूव करते हैं। मैं अगर चेन्नई से दिल्ली छोड़ा, अगर मैं रशिया में भी, रशिया काफ़ी ऊपर हो गया ना भाई, इंडिया के ऊपर आपके ये अफ़गानिस्तान, फिर किर्गिज़स्तान, फिर आपका ये क्या नाम है, कज़ाकिस्तान, इधर फिर ऊपर उसके रशिया, और रशिया में भी मैं कह रहा हूँ, रशिया के भी बिल्कुल उनका जो बिल्कुल आर्कटिक रीजन पे भी अगर मैं ऊपर चला जाऊँगा ना, और अगर लॉन्गिट्यूड सेम है तो कोई जेट लैग नहीं होगा मुझे, क्योंकि जेट लैग होता है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। और उसका रीज़न मैंने बताया, क्योंकि अर्थ जो है वो नॉर्थ टू साउथ मूव नहीं करता है, वो ऐसे मूव करता है, वो ऐसे मूव नहीं करता है, वो ऐसे मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए जेट लैग नहीं होगा। आप देख लीजिए, फिनलैंड और नामीबिया लगभग दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं, लेकिन डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम में तो डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। इफ़ यू want me to talk about any of topic which was tangentially related to what I talked about, feel free to drop your comment. Whenever time permits, I'll be making video on that. I will also try to discuss about other contemporary issues which are taking place in India and abroad. So thanks for your time.